नमस्कार। आज हम प्रयागराज के शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में हैं और जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं, आप ये ग्राउंड पहले देखिए, उसके बाद हम अपनी डिबेट पे आएंगे। ये ग्राउंड केपी ग्राउंड के नाम से इस ग्राउंड को जाना जाता है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ये। तो इस क्षेत्र के, इस एरिया के तमाम स्पोर्ट्स करने वाले बच्चे यहाँ पर आते हैं और ये वो ग्राउंड है जहाँ पर 1984 में यानी 1984 में अमिताभ बच्चन ने अपने प्रचार की इलाहाबाद से शुरुआत की थी। और ये बताते हैं पूरा ग्राउंड भरा हुआ था और इसी में भगदड़ मची थी जिसमें कई लोगों की जानें चली गई थी। तो पहले तो इस ग्राउंड का इतिहास मुझे लगा कि आप लोगों को बताना जरूरी है और इसके बाद आते हैं कि जो शहर का उत्तरी विधानसभा क्षेत्र है, ये ऐसी विधानसभा है जो काफ़ी लिटरेट विधानसभा मानी जाती है। काफ़ी पढ़े लिखे वोटर्स इन विधानसभा में हैं और कभी ये कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। तो हम इस विधानसभा में पड़ताल करेंगे, इस पूरे शहर की पड़ताल करेंगे कि आखिर 2017 के बाद यहाँ पर कितना विकास हुआ और 2022 में क्या राजनीतिक संभावनाएं हैं इसकी। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ेगा। हमारे साथ विजय द्विवेदी जी हैं, डॉक्टर अल्ताफ अहमद हैं, हर्षवर्धन वाजपेयी जो विधायक हैं शहर उत्तरी से भारतीय जनता पार्टी के, और भूपेंद्र श्रीवास्तव पीयूष जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। हम सीधे डिबेट करें, लेकिन उससे पहले आप इस विधानसभा की एक राजनीतिक स्टोरी क्या है वो आप पहले इस खबर के माध्यम से समझिए। उसके बाद हम सीधे आते हैं अपने पैनल पर जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन इस स्टोरी के बाद। भारत के सबसे पुरातन शहरों में से एक प्रयागराज, इसे प्राचीन ग्रंथों में प्रयाग या तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। देश के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से प्रयागराज की गिनती होती है, जो 3 नदियों गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित है। प्रयागराज जिलों के अंतर्गत 12 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें से एक है सीट संख्या 262 प्रयागराज उत्तरी। यहाँ मतदाताओं की संख्या 3.5 लाख के करीब है। बात राजनीति की करें तो प्रयागराज उत्तरी सीट पर पिछले 4 चुनावों में 2 बार बीजेपी और 2 बार कांग्रेस का कब्जा रहा है। जहाँ 2002 के चुनाव में बीजेपी जीती थी तो 2007 और 2012 में लगातार इस सीट से कांग्रेस की जीत हुई। 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रयागराज की 12 में से 9 सीटों पर बीजेपी के खाते में गईं। वहीं 2 पर सपा और 1 पर बसपा जीती। वर्तमान में यहां से बीजेपी के हर्षवर्धन वाजपेयी विधायक हैं। आइए जानते हैं जनता के बीच पहुंचकर कि आपके विधायक जी जीरो हैं या फिर हीरो। तो 12 में से 9 सीटें आपने समझा कि 12 में से 9 सीटें अगर 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो माहौल था, जो मोदी लहर थी, उस मोदी लहर में सब कुछ दूसरी पार्टियों का, विपक्षी दलों का ढह गया। लेकिन क्या 2017 से लेकर अब तक विकास हो पाया है क्या, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले विजय द्विवेदी जी हैं जो समाज सेवी हैं और साथ ही साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के नेता रहे हैं। तो एक छात्रों पर बात जरूर हो जाए, क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। विजय जी, आप तो उस यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे हैं, लेकिन माहौल बहुत बदल गया है। आपको लगता है कि जो छात्र संघ की जो राजनीति होती थी, जिससे नेताओं की पाठशाला कहा जाता था, आज वो बिल्कुल नेपथ्य में है। आखिर जिम्मेदार कौन है? देखिए, ऐसा है कि वर्तमान समय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो छात्र संघ था, जिसने तमाम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दिए, आज हाशिए पर है। और उसका प्रमुख कारण है कि जो राजनीतिक संरक्षण उन छात्रों को मिलना चाहिए था, वह बिल्कुल नहीं मिल पाया है। और पठन पाठन का माहौल भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बिल्कुल खत्म हो चुका है वर्तमान समय में। और छात्रावासों की भी व्यवस्था बिल्कुल एकदम धराशायी है, जहां पर लोग वहां से निकल करके देश के इसके लिए विजय जी, आप छात्र राजनीति को तो दोष नहीं दे सकते ना। अगर पठन पाठन का कार्य खत्म हुआ है तो इससे पहले तो छात्र राजनीति भी थी जी, बिल्कुल। लेकिन उसके हिसाब से अगर आप देखें तो एक यूपीएससी में जाने का जो सिलसिला था, एक बल्क में मास में लड़के जहाँ से सिलेक्ट होते थे, लोग सिलेक्ट होते थे। आईएएस आईपीएस की फैक्ट्री माना जाता था इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। और निश्चित तौर पर जब ये गिरावट आई है, राजनीतिक गिरावट जब आई तो सामाजिक गिरावट आई, और जब सामाजिक गिरावट आई तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के का हर अंग उससे प्रभावित हुआ, चाहे वह छात्र राजनीति रही हो और चाहे विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र हों। उनको मौलिक सुविधाएं नहीं मिल रही हैं,
बिजली पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, अच्छी किताबें नहीं मिल रही हैं, अच्छी जर्नल इसके लिए जो भी मौजूदा सरकार है इसके लिए उसका भी कहीं ना कहीं बिल्कुल मौजूदा सरकार से ज्यादा महत्वपूर्ण मैं मानता हूं कि मौजूदा जो वहां की कार्यदायी संस्था के लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको ज्यादा जिम्मेदारी समझना चाहिए, क्योंकि सरकार तो बराबर समानता से सबको सहयोग कर ही रही है। ठीक, चलिए चूंकि इस विधानसभा के विकास की बात करेंगे, विकास की चर्चा करेंगे। डॉक्टर अल्ताफ अहमद जी हैं आम आदमी पार्टी से। अल्ताफ जी, आप तो इस शहर के हैं, अपनी पार्टी के जिलाध्यक्ष भी हैं, विधायक जी हालांकि अभी आए नहीं, बस थोड़ी देर में ही वो शामिल होंगे इस डिबेट में, तो लेकिन फिर भी बताइए कि क्या जो विकास, जिस विकास की बात सरकार कहती है, वो विकास प्रयागराज में हुआ है क्या? देखिए, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वो जो से निकला था कि मतलब जानबूझ के आप लोग बोलते हैं? सच असल में निकल ही आता है मुंह से। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज हालात ये हैं, अभी आप थोड़ी देर पहले छात्रों की बात कर रहे थे, आज हालात ये हैं कि देश से लगभग 60% सरकारी नौकरियां हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार खत्म कर चुकी है। और ये 60% वो सरकारी नौकरियां हैं जिन युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, अपनी कैरियर की परवाह नहीं किया। उनके मुंह से मोदी मोदी के नारे निकलने से उनका मुंह थकता नहीं था। और आज इन्हीं युवाओं का हाल बद से बदतर बना दिया है मौजूदा सरकार ने, कि सरकारी नौकरियों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। और इससे हमारे देश के हालात क्या होने जा रहे हैं कि 60% जब ये नौकरी खत्म हुई, जो सरकारी नौकरी, एक टीचर की नौकरी मिनिमम 50,000 रुपए से शुरुआत होती थी, लाख 1.5 लाख रुपए तक जाया करती थी। सरकार तो ये कहती है कि दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है ना, तो दिल्ली में कितने लोगों को रोजगार, नौकरियां, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता पूछते हैं ना अक्सर। मैं उस पे आ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। अब आप सोचिए कि वो जो 50,000 रुपए की नौकरी थी, अब झक मार के लोगों को, हमारे उन युवाओं को, हमारे उन छात्रों को 10 से 15,000 रुपए में करने के लिए वो मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि उनको रोजी रोटी चलानी है, अपने घर को चलाना है। तो ये हालात हमारे देश के हो गए। कल फोर्ड कंपनी छोड़कर चली गई, देश के बदतर हालात का जो है उन्होंने हवाला देते हुए फोर्ड कंपनी ने अपना पूरा पैकअप कर दिया। हजारों लोगों ने, इसका जवाब चूंकि विधायक जी नहीं है, अभी लोगों के पास भी आएंगे, मैं आता हूँ, द्विवेदी जी के पास आता हूँ, लेकिन भूपेन्द्र जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता है। भूपेन्द्र जी, चूंकि प्रयागराज इससे पहले आपकी सरकार थी, तो जब भी ये हम लोग कहीं कहते हैं, डिबेट करते हैं, तो सवाल उठता है कि जो इससे पूर्व में सरकार थी उसने क्या किया जो इस सरकार को लेकर कमेंट्स कर रही है। तो सबसे पहले तो आप बताइए कि जब आपकी सरकार थी, हालांकि मौजूदा सरकार की चर्चा होनी चाहिए, लेकिन विधायक जी नहीं है, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि जब आपकी सरकार थी तो आप लोगों ने ऐसा कौन सा विकास का काम किया कि जिसको लेकर इस सरकार पर आप हमला बोलेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद राजू भाई साहब। सबसे पहले आज जो सरकार है, जो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री जिनकी सरकार में है, इन्होंने विकास के नाम पे विनाश का कार्य किया। अगर जिस प्रॉपर्टी में हम लोग खड़े हैं, इसको बेच के हम बाहर पुल बना दें तो वो विकास नहीं, विनाश कहलाता है। और बेहतर के चक्कर में बकवास का काम किया है। बेरोजगारी, महंगाई, हर तरह से जो जनता प्रताड़ित है, उसका सबसे बड़ा कारण भारतीय जनता पार्टी है। और यही भारतीय जनता पार्टी को जनता खुद हराने का कार्य करेगी। चलिए द्विवेदी जी हमारे साथ। द्विवेदी जी आप आइए इधर। तब तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, अब मुझे लगता है कि इन सबका जवाब आपको देना पड़ेगा। विधायक जी बाद में आए या भाग गए, मुझे नहीं पता है। मैं संजय सिंह आपका देना चाहता हूं। जैसा आपको मालूम है कि आप पार्टी के सांसद संजय सिंह जी हैं, और 2011 में आपको यह भी मालूम है कि अन्ना हजारे और केजरीवाल, कुमार विश्वास, इन लोगों की टीम ने देश को जागरूक करने का कार्य किया 2011 के चुनाव में। भाई साहब अभी बोल रहे थे, तो मैं अन्ना की बात कर लेता हूं, केजरीवाल की बात कर लेता हूं। 2011-12 सरकार की, अपनी सरकार की बात करिए ना। 2011-12 के चुनाव में अन्ना केजरीवाल को इन लोगों के द्वारा किस तरह से उनको घर में बैठाया गया, और पूरा देश जानता है कि अन्ना हजारे के आंदोलन को संजय और केजरीवाल के द्वारा तोड़ा गया, बर्बाद किया गया। और रही बात सपा सरकार की, अभी चूंकि मौजूदा आप हैं, आपकी सरकार है, आपसे सवाल है कि विकास को लेकर आपने क्या कुछ किया? विकास के नाम पे भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है
सबका साथ सबका विकास, और भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड पे विकास कर रही है, वो आपको दिखता नजर आ रहा है। प्रयाग में आप देख लीजिए, आप प्रयाग में हैं, आप रोड देख लीजिए, लाइट देख लीजिए, बिजली देख लीजिए, हर चीज का व्यवस्था, हर चीज। गड्ढा, एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। अगर किसी भी प्रयागराज में किसी भी व्यक्ति को अगर पथरी है तो कुछ ना इलाज कुछ ना करे, रोड पे निकल जाए, हफ्ते भर पथरी खुद बाहर आ जाएगी। और आप सुन लीजिए, ये ट्रीटमेंट हो रहा है। यही 2012 की गड्ढे वाली सरकार है। और रुक जाइए, और 13 में 723 विश्वविद्यालय थे, और आज 2019-2020 में 320, 1043। पहले का अखबार देखिए, 4 दिन के पहले का अखबार, ये हार्ट ऑफ सिटी सिविल लाइंस के गड्ढे वाली सरकार है, ये देखिए सामने। और यही भारतीय जनता वाली सरकार नहीं है, इनके पास जो फोटो है वो जब कोई कार्य होता है तो उस पे कार्य चलता है, गड्ढे होते हैं, गड्ढे बनेंगे। आप उत्तर प्रदेश की सभी सड़कें देख लीजिए, माननीय नितिन गडकरी जी के द्वारा। ये लोग जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, टोटल झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अखिलेश जी जो प्रदेश की सपना देख रहे हैं, अपने जब परिवार को संभाल नहीं सकते तो देश और प्रदेश को संभालने की चिंता छोड़ दें। सबका साथ सबका विकास, इस एजेंडे पे भारतीय जनता पार्टी, द्विवेदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास है इस पार्टी में, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। चीज दिखाता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया ये हैंडबिल है जिसमें अनाज बांटा है। हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से अगर जोड़िए तो 70% से ज्यादा लोग आज भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से 15 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं, जिनको इन्होंने अनाज दिया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी का हैंडबिल कह रहा है। तो ये हालात कर दिए हैं उत्तर प्रदेश के और देश के कि जो आदमी अपने से कमा सकता था उसको जो है इन्होंने गरीबी रेखा से नीचे कर दिया है। और ये बीजेपी तो दावा करती है कि 4.5 लाख लोगों को उन्होंने नौकरियां दी। रोजगार के मामले में उन्होंने जितना काम किया इससे पहले किसी सरकार ने नहीं किया। आपने सुना नहीं, वो मेरे मुंह से वो शायद जो निकला था भारतीय जुमला, फिर वो असल में वो सच्चाई है। वो सच्चाई ऐसी है कि वो रोकते रोकते भी निकल ही आता है। और भाई साहब भी जानते हैं कि जब इनके परिवार में जब कोई सरकारी नौकरी लेने की बात आएगी तो उस वक्त सरकारी नौकरियां बचेगी नहीं, 10,000 रुपए में इनको भी नौकरी करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब मजबूर है, इनकी सत्ता की मजबूरी है भाई, नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, जो जितना ये विकास को लेकर जो चर्चा कर रहे हैं विजय जी, तो ये ऐसा विकास हुआ नहीं है जो आप लोग बता रहे हैं। देखिए, इलाहाबाद में विकास के जो बड़े कार्य हुए हैं वो उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी द्वारा कराए गए हैं। स्थानीय स्तर पर कोई विकास के बड़े कार्य नहीं कराए गए हैं। और जो ओवरब्रिज, जो फ्लाईओवर, जो तमाम बाहरी सड़कें, जो विकास की रेखा खींची गई है, वह उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी द्वारा ठीक है, अच्छा किया गया है। जवाब हम विधायक जी से ही ले लेते हैं। हर्षवर्धन जी आ गए हैं काफी इंतजार के बाद। हर्षवर्धन जी, लगातार हम विकास की बात कर रहे हैं, विकास की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके प्रयागराज के विकास की बात करते हैं तो अभी तमाम साथियों ने जो बताया वो भी हम आपको सुनाएंगे, आप खुद बताएंगे वो लोग। लेकिन विकास को लेकर आपने जो वादा किया था लोगों से, क्या वो पूरा कर पाए क्या? मुझे तो लगता है कि अगर बहुत सी इश्यूज होती हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन एक इशू जिसपे सब लोग मानेंगे इस बात को कि विकास हुआ है, तो वो इस पे सारी पार्टियां अग्री करेंगी। इनफैक्ट अभी आपको कुछ दिन पहले मैं देख रहा था दैनिक जागरण में, जो मेरे पहले पूर्व विधायक थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने खुद इस बात को माना है कि हाँ, मैं मानता हूं कि फ्लाईओवर इत्यादि अगर बने हैं तो भाजपा सरकार में बने हैं। खुद उन्होंने, दैनिक जागरण में मैंने पढ़ा है। तो इसलिए मुझे तो कहना, जो डबल इंजन की सरकार ने जिस तरीके से कुंभ में विकास कराया है, शायद मुझे बच्चा जानता है कि क्या क्या काम हुए हैं। और केवल ये लोग नहीं जानते, आप लोग नहीं जान रहे हैं। क्यों नहीं जान रहे हैं भाई? कोई कार्य हुआ ही नहीं है। अगर हम जिस प्रॉपर्टी में खड़े हैं, इसको बेच के हम पुल बनवा दें तो विकास नहीं, विनाश की श्रेणी में आता है। माननीय जी, ये देखिए, 16 मार्च 2017 योगी जी का स्टेटमेंट था। योगी सरकार के उत्तर प्रदेश के हर गड्ढे को मुक्त करेंगे। ठीक है, ये 2021 सिविल लाइन का गड्ढे वाला क्षेत्र, मैं तो गड्ढा नहीं किया ना। तो जब उत्तर प्रदेश के मुखिया, जो उत्तर प्रदेश की जनता के अभिभावक भी हैं, देखिए, गड्ढे तो एक ऐसी चीज है जिसको बहुत ज्यादा आप नहीं कर, विकास की श्रेणी में आता है। सिविल लाइन का गड्ढा है ये मेरे आउटर सिटी का गड्ढा नहीं है, ये सिटी सिविल लाइन का गड्ढा है ये। ठीक है। पूर्व विधायक जी कुछ बोलना चाहते हैं, दीपक पटेल जी, पूर्व इनका विधायक। काम है गड्ढा करना, हमारा काम है उसको भर के चिकनी चुपड़ी रोड बनाना। तो ये करते रहेंगे, हम लोग भरते रहेंगे। ठीक है अल्ताफ जी।
आपने सुना? जी बिल्कुल। गड्ढा आप लोग खोद के चले जाते हैं? मैं फिर से वही कहूंगा कि अभी थोड़ी देर पहले मेरे मुंह से एक निकला था भारतीय जुमला पार्टी, तो शायद वही बात मैं फिर से दोहराऊंगा कि जितनी बातें हैं ये सब हवाई बातें। जैसे अभी इन्होंने भाई साहब ने कहा पुल बना है, पुल के हालात तो ये हैं कि शहर उत्तरी में अभी ऐसे सिर्फ कितनी जगह है, जैसे कि आपके ये 3 क्रॉसिंग पुल जो है, छोटा बघाड़ा और प्रयागराज और मजार के पास जो है, जो पुल नहीं बना है, आज यहाँ पर प्रयाग की तरफ वहाँ हालात ये हैं कि लोग इंतजार करते करते मर जाते हैं। वहाँ पर कह रहे हैं बन रहा है, मर जाते हैं, कह रहे हैं देख के आइए। जाते हैं इनको लेके इनको ठीक है। और सुनिए हालात अभी स्कूलों के हालात देख लीजिए। आज स्कूलों के हालात ये हैं कि स्कूलों में 2 साल से स्कूल बंद है, लेकिन फीस पूरी ली जा रही है। लोग हैं हमारे साथ, हम खुद जानेंगे। जी जी जी, क्योंकि क्षेत्र का विकास आप यहीं से है ना, तो आप विकास हुआ है ना जी? कहाँ पे विकास हुआ है जी? आपके सामने जी जी, मैं जानना चाहूंगी कि रामबाग जो क्रॉसिंग पार करते हैं, उसके पहले जो पुल बना हुआ है चंद्रलोक से रामबाग जाने के लिए, वहाँ पे इतने बड़े बड़े गड्ढे बने हैं। अभी एक दिन में जा रही थी, बारिश हो रही थी, पूरे गड्ढों में पानी भरा हुआ था। मैंने 1 मिनट बात कर लेने दीजिए, मुझे बोल लेने दीजिए कम से कम। तो वहाँ पे फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे गाड़ी से उतार दीजिए, मैं पैदल पार करूंगी। पूर्व राज्यसभा सांसद रेवती रमन सिंह ने 10 बार पत्थर लगाया, कभी भी इतने सांसद है 25 साल से कभी भी निर्माण नहीं कराया। ये झूठ बोल रही है। आपके राज्यसभा सांसद केवल बोर्ड लगाते थे। यही निर्माण, इस पुल का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के सुशासन में हुआ है। इनके सांसद हमेशा झूठ बोले हैं। देखिए 5 साल पहले का पत्थर लगा। सपा हमेशा झूठ का पुलिंदा रही है, कभी सच्चाई पे नहीं रही है। माननीय विधायक वाजपेयी जी ने जितना विकास का कार्य करा दिया, आज तक अभूतपूर्व विकास था, आज तक कभी किसी ने नहीं करवाया। और भी लोगों के पास जाते हैं। जी जी, ये बताइए, अभी विधायक जी ने ये कहा कि कुंभ मेले में बहुत विकास हुआ 2019 के कुंभ मेले से। आज कुंभ मेले का जो घोटाला निकल के आ रहा है, उसके बारे में विधायक जी क्या कहना चाहेंगे, जो अखबार के माध्यम से जनता को पता चल रहा है? ठीक है, चलिए ठीक। और भी लोग हैं जी। आप लोग यूथ हैं, आप बोलिए ना, आप यूथ हैं, बताइए। मेरा सवाल है पीयूष सर से, वो मेरे यूनिवर्सिटी के मेरे सीनियर रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी जमीनी स्तर पे इतना विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो जनता से वो जुड़ क्यों नहीं पा रही है? वो जवाब उनके नेता से पूछेंगे। चलिए ठीक है। आप बताइए, ये आप लोग कह रहे हैं कि आपके नेता तो पत्थर लगा के चले जाते थे। देखिए, गंगा यमुना में बह रहे सबों ने कुत्ते और कौवे से कहा, खाना शरीर का एक एक अंग, लेकिन मेरी 2 आंखें छोड़ जाना, क्योंकि मुझे अभी अच्छे दिन देखने बाकी हैं। मान्यवर जी, यही भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती है जो 70 सालों में नहीं हुआ वो इनकी सरकार में हुआ है। तो मैं बोलता हूँ ये बात सच है, जो 70 सालों में नहीं हुआ वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। 70 सालों में कभी रेल को प्राइवेट सेक्टर में नहीं दिया गया, भारत की पहचान लाल किला को कभी प्राइवेट सेक्टर में नहीं दिया गया, लखनऊ के एमओसी एयरपोर्ट को प्राइवेट सेक्टर में नहीं दिया गया है। ठीक इसी तरह आज बिकरू कांड, कानपुर वाला विकास दुबे कांड, 8 लोगों की मर्डर हुआ, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। इससे पहले 70 साल कांग्रेस की थी, तो सुकून की सरकार। महंगाई और बेरोजगारी पे चूंकि बात हो रही है, तो ये आप मानते हैं महंगाई है कि नहीं? नहीं, महंगाई देखिए, महंगाई कैसे आप कहेंगे? आप देखिए, ये बड़ा आसान है कह देना कि महंगाई है। देखिए, महंगाई का एक रिजर्व बैंक, सरकार का नहीं, रिजर्व बैंक का एक वेल इस्टेब्लिश्ड फॉर्मूला है, जिसमें देश के अलग अलग कोने से अलग अलग वेटेज से तरकारी का क्या रेट है, कपड़े का क्या रेट है, तेल भी उसमें एक चीज होती है, एक एलिमेंट होता है। तो वो आंकड़े जो हैं वो आरबीआई रेगुलरली निकालता है।
5% का मानक है स्टेट का। अगर 5% से कम होता है, आम लोग, सर ये बताइए, आम लोग कैसे जानेंगे, इतने माना के कैसे सोचेंगे अगर वो महंगा सामान खरीद रहे हैं? लेकिन ये सरकार का दायित्व बनता है ना। ये आप मानते हैं महंगाई है कि नहीं? नहीं है। सुनिए, यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो आंकड़े हैं, ये कोई थ्योरी नहीं है कि एसी कमरे में बैठ के आरबीआई गवर्नर निकाल दिए। सर्वे होता है, सब्जी का रेट क्या चल रहा है, किसका रेट क्या चल रहा है। कोई एक चीज को लेके आप जनरल, जैसे अगर सपोज करिए पेट्रोल का दाम, पेट्रोल का, डीजल का दाम अगर 100 रुपया हुआ, तो आप ये नहीं कह सकते कि महंगाई सब चीज की हो गई। महंगाई जब का दर आप निकालते हैं, जब आरबीआई कहता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 5% है, 4 से 6 का आरबीआई का मानक है कि देश अगर हेल्दी तब रहेगा 5% ±1% का महंगाई होना चाहिए। सर सुनिए ना, ये आम लोग हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतना स्टैटिस्टिक्स कैसे समझेंगे? हम आपको बता देते हैं सिंपल भाषा में। सिंपल भाषा में मतलब ये है कि अगर डीजल का दाम 100 रुपया हो गया या पेट्रोल का दाम महंगा हो गया, तो उससे आप हर कमोडिटी को महंगा नहीं मान सकते। आप सारी कमोडिटीज को देखिए, कपड़े का दाम कितना है, तरकारी का दाम कितना है, अनाज का दाम कितना है। आप याद रखिए, आप और एक बात मैं आपके, 1 मिनट में आपके चैनल के माध्यम से भाइयों सबका जवाब देंगे। एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अन्ना हाईजैक पार्टी के हमारे जो साथी हैं, उन्होंने जो है अभी एक बात बोली कि बख्शी बांध का और प्रयाग का फ्लाईओवर नहीं बन रहा है। ये एकदम सरासर गलत बात है। दोनों का फ्लाईओवर बन रहा है भाई, दोनों का फ्लाईओवर चल रहा है। चलिए भाई, विधायक जी ने तो बता दिया महंगाई नहीं है। अगर आप रिजर्व बैंक और जो महंगाई के और जब माध्यम में देखेंगे तो महंगाई नहीं है। एक मिनट शांत रहिए। मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि जब यही महंगाई, जब दाम जो है पेट्रोल का, पहले बीजेपी जब विपक्ष में हुआ करती थी और तब पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा करता था, तो इनके नेता बड़े बड़े डीजल और हाथी घोड़े से निकल आते थे। तब कोई फार्मूला नहीं था, तब फार्मूला काम नहीं करता था। कोई महंगाई होती थी तो वो लोग जो है बैलगाड़ी से भी निकल आते थे। तब कोई महंगाई नहीं, तब कोई इनका फार्मूला नहीं था। लेकिन मैं आ गया। विजय जी, महंगाई को लेकर आपने सुना, विधायक जी मानते हैं कि महंगाई नहीं है, वो उनका अपना एक स्टैटिस्टिक्स, अपना एक गणित है। लेकिन क्या आम लोग भी इस गणित को समझते हैं क्या? देखिए, ऐसा है कि कुछ चीज़ों में आम जनता पर भार पड़ा है, वह मैं मानता हूँ, उसमें सुधार होना चाहिए। और लोकल स्तर पर जो जैसे सिलेंडर के दाम हैं, जो पेट्रोल है, अगर वो बढ़ता है तो उसका मार हर जगह पड़ेगा। कोई एक जगह पर उसका असर नहीं पड़ेगा, उस पर सब्जी पर भी उसका असर पड़ेगा, खाद्यान्न पर भी पड़ेगा। लेकिन यह है कि बोझ कम कर, ये इस बोझ को कम करने का दायित्व किसका, सरकार का है कि नहीं? बिल्कुल, इस बोझ को कम करने का दायित्व तो सरकार का है और सरकार इसके लिए खाद्यान्न वगैरह निःशुल्क वितरित कर रही है, जिससे कि सरकार पर बहुत भार न पड़े। और आज का जो ये विषय है कि विधायक जी ने क्या विकास किया, क्या कार्य किया, तो जनता आपके सामने सवाल कर ही रही है। एक सवाल मेरा है। जी बताइए, विधायक जी सवाल सुन लीजिए जी। विधायक जी से मेरा एक सवाल है कि यहाँ पर इतने लोग इकट्ठा हैं, विधायक जी जनता के बीच में यह बताएं कि शहर उत्तरी विधानसभा में अब तक इन्होंने क्या काम किया है। हाँ, एक काम ये करते हैं, विधायक जी सुंदर कांड कराते हैं पूरी विधानसभा में, मैं यह जानता हूँ। इसके अलावा जनहित के कार्यों में और खासकर कोरोना महामारी के दौर में एक स्वरूप रानी अस्पताल भी शहर उत्तरी विधानसभा के अंतर्गत आता है और वहाँ पर अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, कहीं आता हो विधायक जी। कोरोना के समय में आप लोगों ने क्या कुछ किया है, लोग जानना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने ना देखा हो आपको। इन्होंने ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि प्रयागराज से बहुत जमीनी रूप से हमारे छोटे भाई नहीं जुड़े हैं, क्योंकि जो इन्होंने बात उठाई है कि कोरोना टाइम में आपने क्या किया। पहली बात तो स्वरूप रानी अस्पताल दक्षिणी विधानसभा में पड़ता है, उत्तरी में नहीं। लेकिन क्योंकि वो मंडलीय स्तर का अस्पताल है, तो किसी एक विधायक का नहीं, पूरे मंडल का है। तो अगर उनको ये पूरी दुनिया आज के तारीख में, मुझे बहुत समझ में नहीं आता, लेकिन ऑक्सीजन मैन का टाइटल दे रही है पूरी दुनिया जो है वो। मुझे योगी जी से लेके मुझे मीडिया के साथी आप लोग जो है ऑक्सीजन मैन का टाइटल दे रही हैं। और एक केवल प्रयागराज नहीं 15 से 20 जिले जिसमें से कोई ऐसी पार्टी यहाँ पे खड़ी नहीं है जिनके नेताओं के अस्पतालों को उस समय जिंदा रखा गया ऑक्सीजन सप्लाई करके, जितने यहाँ पार्टियां मौजूद हैं।
मैं इस बारे में बोलूंगा कि माननीय विधायक जी की जो ये ऑक्सीजन वाली कंपनी है, ये जब भाजपा सरकार में थे तो भी इनकी थी, ये इनकी पर्सनल है। माननीय जी की जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन ये माननीय जी की पर्सनल है, ये माननीय जी का अच्छा नेचर है जो इन्होंने मदद की। लेकिन इनके ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी की चादर है वो चादर नहीं सही है। भारतीय जनता पार्टी को हटाना है और देश को बचाना है। और ठीक उसी तरह आज मैं बता दूं आपको, खाना जो है एक बांटेंगे, जीएसटी 2 लेंगे। खाना एक बांटेंगे, जीएसटी 2 लेंगे। इनको सुनिए, ये सफाई हैं, ये लोग 5 साल से नाच नहीं देख पाए हैं, इनको सफाई में डांस की जरूरत है। ये लोग उसी टाइप के लोग हैं। यहाँ व्यापारी दुकान नहीं खोल पाते थे, लगातार हत्याएं होती थी, आज सब कुछ सुधर गया है। ठीक हो, लोगों को राम मंदिर देखना है, राम मंदिर में दीपक जलाना है। भाला डाल देते हैं। भाजपा के शासन में सुशासन है, ना कोई हत्या है, ना कोई लूट है, ना राजनीति है, ये सब झूठ के हैं। कानून व्यवस्था ठीक है। अब महिला सुरक्षा और इसको लेकर महिला सुरक्षा के लिए मैं यूनिवर्सिटी से हूँ और मिशन शक्ति का मैं हिस्सा थी। और योगी जी ने तो बहुत काम किया मिशन शक्ति के लिए। मैं मार्शल आर्ट ट्रेनर हूँ। योगी जी ने महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए सिर्फ ये एक एजेंडा है मिशन शक्ति, मैं उसका खुद हिस्सा थी। और बेटियां सुरक्षित नहीं है पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश तो दूर की बात है। मेरा सवाल है भैया से कि भैया विधायक जी, आपकी सरकार ने कहा है कि शादी में 5 लाख से ऊपर का अगर बजट होता है तो 96,000 रुपया जीएसटी देना पड़ेगा लड़की के बाप को। तो क्या ऐसा भी कोई सिस्टम बनेगा कि विधायक के ऊपर जो खर्चा होता है चुनाव लड़ने का, उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगी? क्योंकि सरकार जो है पब्लिक जो पैसा बचा के खर्चा करती है। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर विधायक जी आए हैं, मौजूदा में इनकी सरकार है, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ ये जितने लोगों को अपने डिफेंस में लाए हैं तो उनको रोककर वो खुद स्वयं जवाब देना। क्योंकि आखिरी कमेंट दीजिए, समय कम है, समय का अभाव है। आपका कमेंट सवाल जो है महिलाओं की सेफ्टी को लेके है। खुद बता रहे हैं कि मिशन शक्ति का एक पार्ट थी। हाँ, लेकिन वो केवल दिखावा इसलिए उन्होंने नहीं, देखिए मैं ये कहूंगा कि योगी जी की सरकार आने के बाद वो हर प्रकार का जो महिलाओं, चाहे एंटी रोमियो स्क्वाड वाला मामला रहा हो, चाहे जो एक जनरल परसेप्शन हो, जिस तरीके से देखिए जब आप सख्त का एक्शन लेते हैं तो उसका असर हर चीज पे आता है। जैसे कि जब माफियाओं के घर गिराए गए, जब उनकी प्रॉपर्टीज पे अटैक किया गया, तो जितने भी टाइप के गुंडे माफिया थे, चाहे वो महिलाओं पे हो, चाहे वो जमीन के ऊपर हो, चाहे वो कत्ल करने वाले हो, सबके मन में डर बैठा कि इस सरकार में एक्शन बेस्ड सरकार है। और जहां का मुख्यमंत्री इतना दमदार हो कि विधानसभा में ललकार सके कि अगर कोई गलत करेगा तो उसको ठोक दूंगा। संक्षिप्त जवाब। माफिया के नाम पर कहूंगा कि माफियाओं के ऊपर पहले अगर जो है इन्होंने कार्रवाई किया तो पहले अपने ऊपर जितना मुकदमा किया था वो सब तो हटा लिया, तो खुद कहाँ माफिया रह गए। चलिए आप नहीं ये बताएं, आपके विधायक जी हीरो हैं कि जीरो हैं? कल किसी और विधानसभा से हम आपको उस विधानसभा के विकास की चर्चा करेंगे, आपके साथ दिखाएंगे।